गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज से हम लोग एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है 12th का सेक्शन, यानी कि आज से हम लोग 12th के जो लेक्चर्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, हम लोग 11th तो चल ही रहा है, ठीक है, और 12th हम उन बच्चों के स्टार्ट कर रहे हैं जो बच्चे 12th में जा चुके हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर चुके हैं। तो देखो हम लोग यहाँ भी 12th में हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग लिमिट के बारे में, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, फिर हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में आएंगे, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशंस, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसके बाद कुछ एल्जेब्रिक पार्ट्स हैं जैसे कि मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर एंड 3D एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर्स बच्चों हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे एकदम विद इन टाइम, ठीक है। और रोज मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, तो आप लोग को बस विचार रहा हूँ कि आप लोग ये सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, समझो, ठीक है, क्योंकि आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे आपके लिए 12th में तय चलेगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जब फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्लास 11th में, ठीक है, सेट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें सेट्स को डिस्कस करना पड़ता है, सेट से जुड़ी हुई चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है। तो सेट्स मैं मान के चलता हूँ, चलो हम लोगों ने सेट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, हालांकि बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है, सेट्स का, लेकिन एक छोटा बेसिक चीज़ें हम जो सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस इस बात को ध्यान रखना है कि सेट्स थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और फंक्शंस जो चैप्टर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिक है बच्चों कैलकुलस का, मतलब ये समझ जाओ, अगर आप फंक्शन समझ जाते हो अच्छे से तो आपको आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल कैलकुलस में सब जगह बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन एक तरीके से हम लोग का बेसिक चैप्टर है, ठीक है। जैसे 11th में हम लोग बेसिक मैथ पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लॉग, इनइक्वालिटीज और बाकी चीजें पढ़ते हैं, उसी तरीके से 12th का जो बेसिक है वो फंक्शन है बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका बेसिक डेफिनेशन से एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे और देखते जाएंगे कि फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे हर तरीके से। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बेसिक है। तो बच्चों फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेके तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन है क्या, जैसे मान लो मेरे पास कोई मशीन है, ठीक है, सपोज एक मशीन है, इस मशीन में कुछ इनपुट्स हैं और इसके कुछ आउटपुट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते हैं जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है कि नहीं, बहुत सारे मशीन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपके सामने, जो सबके घरों में अवेलेबल है वो है मिक्सर, ठीक है। एक मिक्सर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये हम लोग का मिक्सर हो गया, ठीक है, और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक। तो जब हम किसी मशीन में इनपुट की बात करते हैं तो अगर हम उसमें कुछ चीज डालते हैं तो क्या करता है, वो मशीन ऑपरेट होता है, ठीक, और ऑपरेट होने के बाद हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, ठीक है। मशीन क्या करता है, जो भी हम उसको इनपुट देते हैं वो क्या करता है कि वो ऑपरेट होता है और उस ऑपरेशन के बाद हमें कुछ ना कुछ आउटपुट्स मिलते हैं। जैसे अगर मैं मिक्सर की एग्जांपल लूं, जैसे आप इसमें फ्रूट्स डालते हो, जैसे आपने भाई इसमें डाल दिया एप्पल, ठीक है, तो क्या होगा, ये एप्पल मशीन के अंदर जाए मिक्सर में, मिक्सर उसको क्या करेगा, क्रश करेगा, ठीक है, और फिर उसका शेक आप बनाकर आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है भाई। मिक्सर क्या किया, उसने एप्पल का शेक बनाया, या आप चाहो तो उसमें बनाना डालो या कोई भी फ्रूट्स डालो, तो वो क्या करेगा, उसका शेक बनाएगा और आपको आउटपुट देगा। क्लियर, यानी एक तरह से मिक्सर का काम क्या है कि वो शेक बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज है कि अगर हम कोई मशीन लेते हैं तो हम जब उसके अकॉर्डिंग इनपुट डालते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो हर आउटपुट जो है वो क्या होता है, हम लोग का किस पे डिपेंड करता है कि हम मशीन कौन सा यूज करें। जैसे मैं यहाँ मिक्सर यूज कर रहा हूँ तो मुझे शेक मिलने वाला है,
लेकिन आप कोई और चीज यूज करते तो हो सकता है कि आपको कुछ और मिलता। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मशीन है तो उसका अपना एक वर्क होता है, उसका अपना एक वर्क फंक्शन होता है। जब उस पर इनपुट डालते हैं तो वो वर्क आउट करता है और उसके बाद उस कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, तो बच्चों फंक्शन जो है वो एक मशीन की तरह, फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह। तो अगर हम इसमें कुछ इनपुट डालते हैं, ठीक है, तो फंक्शन मशीन की तरह वर्क करता है और कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन को इस तरह समझना हमेशा कि फंक्शन एक ऑपरेटर है या एक मशीन है जिसमें हम इनपुट डालते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाता है। अब होता ये चीज है कि जब मैं फंक्शन में इनपुट की बात कर रहा हूं तो आपके माइंड में आगे सर इनपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन में हम लोग जो इनपुट डालते हैं बेटा वो एक्चुअल में क्या होता है, रियल वैल्यूज होती है। मतलब रियल नंबर्स या कुछ पॉजिटिव वैल्यूज, कुछ नेगेटिव वैल्यूज, ऐसा हम कुछ डालते हैं। यानी कि यहाँ पर इनपुट क्या है, रियल वैल्यूज। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स, इनपुट हम लोग क्या है, रियल नंबर्स। तो जब हम कोई रियल नंबर फंक्शन के अंदर इनपुट किए तो फंक्शन जो है वो ऑपरेट होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। और आपके माइंड में कि सर फंक्शन उन नंबर्स के साथ क्या करेगा, तो ये चीज डिपेंड करता है कि फंक्शन का वर्क आपने क्या डिफाइन किया। फंक्शन का वर्क आपने क्या डिफाइन किया। जैसे अगर मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया कि भाई आप कुछ भी इनपुट डालोगे फंक्शन उसमें 3 ऐड कर देगा और फिर आउटपुट दे देगा। तो इसका मतलब यह है कि हम कोई भी अगर यहां पर अंदर इनपुट दे, सपोज मैंने इनपुट दिया 4 क्या दिया इनपुट, तो ये 4 जब इस ऑपरेटर के पास गया तो क्या हुआ 4 + 3 हो गया। और जब आउटपुट आया तो आउटपुट क्या आया 7 आया। यानी जो भी मेरा फंक्शन था वो कर क्या आया कि जो भी आप इनपुट दोगे उसमें वो +4 कर देगा, सॉरी +3 कर देगा और फिर वो आपको आउटपुट देगा। तो हर एक फंक्शन का अपना एक रोल है, हर एक फंक्शन अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हर एक फंक्शन अलग अलग होता है। अब कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जैसे स्क्वायरिंग फंक्शन। ठीक है, अब भाई इसमें आपने कुछ भी डाला वो क्या करेगा, उसका स्क्वायर करके आउटपुट दे देगा। जैसे अगर आपने इसमें 2 डाला तो क्या करेगा, 2 का स्क्वायरिंग करेगा और क्या देगा 4। अगर आपने इसमें -3 डाला तो क्या करेगा, स्क्वायरिंग करेगा और 9 देगा। तो ये फंक्शन क्या है, स्क्वायरिंग फंक्शन है। तो उसी तरीके से हर एक फंक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट ऐसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनका काम अलग अलग है कि वो इनपुट को अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं और फिर आउटपुट देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो चीजों को समझने वाली बात है वो ये है कि जो भी बेटा हम यहाँ पर फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कि इनपुट क्या है होना चाहिए और आउटपुट क्या मिलना चाहिए। तो हर एक फंक्शन का चूंकि अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना एक मतलब ऑपरेशंस है, तो वो क्या होगा कि आप जो भी इनपुट देते हो वो एक्चुअल में फंक्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे जैसे मिक्सर का एग्जांपल दिया, भाई मिक्सर में आप फ्रूट्स ही डालते हो, लेकिन कभी आपने इसके अंदर पत्थर तो नहीं डाल दोगे। ठीक है, कोई आयरन की चीज तो नहीं डालोगे। क्यों, आयरन की चीज डालोगे तो क्या होगा भाई, मेरा मिक्सर ही खराब हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यह है कि जो मशीन है वो किस चीज को एक्सेप्ट करेगी, जो उसके अकॉर्डिंग। यानी कि किसी फंक्शन में इनपुट की अगर मैं बात करूं तो इनपुट कुछ भी नहीं हो सकता, इनपुट वही होगा जो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा होगा, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है कि फंक्शन में हमें इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन एक ऑपरेटर है जिसमें हम जो इनपुट डालते हैं वो फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। और वो जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट देगा।
एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो अगर आपने इसमें 4 डाला तो इसका स्क्वायर रूट लेगा, इसका स्क्वायर रूट करके दे देगा, यानी कि 2 दे देगा। लेकिन सोचो अगर मैंने इसमें -1 डाला तो -1 का स्क्वायर रूट डिफाइंड है बच्चों? नहीं है। इसका मतलब वो क्या करेगा, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आउटपुट भी नहीं देगा। तो सिंपल सी चीज है कि कोई भी फंक्शन जो है वो अब हमेशा अपने अकॉर्डिंग इनपुट लेता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आउटपुट देता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हम लोग को यहाँ पर जाननी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया कि फंक्शन क्या है। एक ऑपरेटर है जो अपने अकॉर्डिंग इनपुट्स लेता है, यानी वो जिस पे वर्क कर सकता है, जिस पे वो फंक्शन कर सकता है, उसको अपने अकॉर्डिंग लेता है और फिर उसमें ऑपरेट करके या जो भी उसका ऑपरेशन वो करेगा और फिर आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये है ऑल बेसिक अबाउट फंक्शंस, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आप लोग को सेट्स के थ्रू समझा दे रहा हूं। मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं ये तो समझने वाली बात होगी कि फंक्शन क्या है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशंस की। तो मैथमेटिकल डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पर अगर लिखते हैं फंक्शन का, तो इसके लिए हमें 2 सेट की जरूरत पड़ती है, जो 2 नॉन इनपुटी सेट्स है। जैसे एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मान लो A, B, C, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो Y1, Y2, Y3, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक्चुअल में एक रिलेशन है जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ जोड़ता है। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन। अभी मैंने बोला ना फंक्शन एक ऑपरेटर है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, यहां भी उसी का मतलब है कि फंक्शन एक तरीके से रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है भाई? किसी भी टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट कर देना है ना। तो फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है, ठीक है, जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ता है। लेकिन जब जोड़ता है तो इसका अपना एक कुछ क्राइटेरिया है, वो किस तरह से जोड़ता है इस बात की बात करते हैं। तो हम लोग ये डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं, फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एलिमेंट्स सच दैट, किस तरह से जोड़ता है भाई? तो पहला, सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली जुड़ेगा सेट बी के एलिमेंट के साथ। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी एलिमेंट्स, ठीक है। एंड सेकेंड, सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो बी के एलिमेंट के साथ जुड़ा ना हो। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, ए y1 के साथ जुड़ा, बी y2 के साथ जुड़ा, सी y3 के साथ, ठीक है भाई। तो यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो बी के एलिमेंट के साथ न जुड़ा हो, यानी कि no single elements left in set A which is related to
सेट बी एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए सेट ए में जो बी के एलिमेंट के साथ ना जुड़ रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज है कि हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो हर बार सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है, ये सबसे पहले समझना है। दूसरा कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ न जुड़े। अब इस चीज को मैं आप लोग को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि आप वर्ड्स के साथ अभी उतना क्लियरिटी हो नहीं सकती, लेकिन जैसे मैं आपको सम एग्जाम्पल लाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं और आपको बताना है, हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बन सकता है और कौन सा फंक्शन नहीं बन सकता। लेकिन उसके पहले आप पूरा इस डेफिनेशन को पहले लिख लो, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस चीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो तुम लोग। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं रिलेशंस की, कि कौन सा रिलेशन फंक्शन हो रहा है, कौन सा फंक्शन उनका रिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ये पॉसिबिलिटीज बना रहे हो, तो ये कुछ चार पॉसिबिलिटीज है जो मैंने आपके सामने बनाई है। ये चारों पॉसिबिलिटीज को देखो, समझो और डिसाइड करो कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बन सकता है। हालांकि हर एक यहाँ पर एक रिलेशन ही है, लेकिन कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा हम इसकी बात करें। अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटीज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़े, यानी कि सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो यूनिकली जुड़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं दिखा कि सेट ए का एलिमेंट किसी दो एलिमेंट के साथ जुड़ता हुआ हमें दिख रहा है कि नहीं, दो एलिमेंट कहीं हमें नहीं दिख। इसका मतलब ये है कि हम लोग का ये जो पॉसिबिलिटीज है बच्चों को क्या है, एक फंक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फंक्शन, ठीक है भाई, क्लियर। सेकंड में हम देख रहे हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी के साथ जुड़ रहे हैं। पहला ये तो हो गया सेकंड क्राइटेरिया। दूसरा ये है कि यहाँ भी सेट ए का जो एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखा कि वन जो है सेट बी के दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, या टू सेट बी के दो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, या जो थ्री है वो सेट बी के दो एलिमेंट के साथ, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिखा। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ देखा कि वन ए के साथ जुड़ा, टू भी ए के साथ जुड़ा। तो आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हम लोग यहाँ पर सेट ए के दो एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़े। बिल्कुल हो सकता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि सेट ए का एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या सभी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट ऑफ बी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता
कि सेट ए का एलिमेंट 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट ऑफ बी के साथ जुड़ा हो, यानी A1 ए के साथ भी जुड़ जाए, 1 बी के साथ जुड़ जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेगा। अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज मिलेगा तो वो फंक्शन नहीं। तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि ये भी एक फंक्शन है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटीज की बात करें तो मुझे ये दिखा कि यहाँ जो 3 है बच्चों वो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और जो हम लोग का सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट किसी न किसी के साथ जुड़ने चाहिए, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए भी ये फंक्शन नहीं। फोर्थ पॉसिबिलिटीज की बात करें तो 1 ए के साथ भी जुड़ा है, 1 बी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो भाई हम देख रहे हैं कि 1 सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा है, जो फंक्शन की पहली क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, जो कहता है यूनिकली जुड़ना, इसलिए ये मेरा फंक्शन नहीं है। तो एक चीज तुम्हारी माइंड में क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़े, पहला। दूसरा, जब जुड़े तो यूनिकली जुड़े, मतलब सेट ए का एलिमेंट ऐसा ना हो कि सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ जुड़ जाए या 3 एलिमेंट के साथ जुड़ जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा आएगा तो फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज मैंने बनाई है, ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे क्लियरिटी आएगी कि फंक्शन क्या है, किस टाइप का रिलेशन एक फंक्शन डिफाइन। ठीक है, इसको पहले आप लोग कर लो। यहाँ पर मार्क भी दे देना जो मैंने किया है, क्रॉस का मतलब फंक्शन नहीं है और राइट का मतलब फंक्शन। ठीक है, ओके। तो अब ये चीज जो पॉसिबिलिटीज थी कि यहाँ किस तरह से एक रिलेशन फंक्शन बनता है, इसको समझने के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशंस और कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को फंक्शंस में अक्सर यूज होते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है? मैथमेटिकली if A and B are two non-empty set, ठीक है, then function from A to B is written as f। अच्छा, इसका मतलब होता है f is a mapping from set A to set B। मैथमेटिकली हम लोग किसी फंक्शन को लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं f is a mapping, ठीक है, such that is defined from A to B। और f मेरा क्या है? एक मैपिंग है, एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी के बीच डिफाइंड। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक और चीज की बात करते हैं, हालांकि ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सेट्स में डिफाइन करते हैं। फंक्शन का एक और डेफिनेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन, यानी कि सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर नोट करके लिखा दे रहा हूं। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन F जो है इज ऑल्सो ए सेट, ठीक है, जो किसका सबसेट होगा? A क्रॉस B का, है ना। F is subset of A cross B।
तो क्लास 11th में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़े हैं। तो अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी से हमें जो भी सेट्स मिलेगा उसी का कोई ना कोई सबसेट मेरा फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि एक ब्रॉड सेंस में कहा जाए तो फंक्शन इज ऑल्सो ए सेट, ठीक है, विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि मान लो इफ ए मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग्स करता है एंड बी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में बिलोंग्स करता है, देन ए कॉमा बी जो होगा वो किसका एलिमेंट्स होगा या किसमें बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स टू एफ। मतलब अगर ए हम लोग का सेट ए में है, बी सेट बी में है, तो ए कॉमा बी जो होगा वो मेरा फंक्शन में बिलोंग्स करेगा। क्योंकि हम लोग जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसका कोई ना कोई एलिमेंट ए कॉमा बी बनेगा, है ना, और हो सकता है कि मेरे फंक्शन में वो एलिमेंट बिलोंग्स कर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ए हम लोग का सेट ए में है, बी सेट बी में है, तो ए कॉमा बी हम लोग का क्या होगा, तो ये जो डेफिनेशन मैंने बताया बच्चों आप लोग को, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन कहते हैं, क्योंकि हम लोग दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन चाहे मैं कैसे भी डिफाइन करूं, उसकी जो क्राइटेरिया है वो कभी भी जो है फेल्ड नहीं होगी। दो क्राइटेरिया जो मैंने बताया, यूनिकली रिलेटेड और दूसरा कि हर एक एलिमेंट का जुड़ना, ये हर जगह होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो मेरा फंक्शन नहीं होगा, चाहे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही डिफाइन करने की बात क्यों है। अब फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा जिससे तुम लोग को ये चीज़ क्लियर होगा कि हम लोग का यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, यानी कि कौन सा रिलेशन एक फंक्शन। ठीक है, तो पहले तुम ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करें। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल्स में आते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है 1 2, ठीक है, और सेट बी है ए बी सी। ठीक, तो दोनों सेट में बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो आपको याद होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में जो होता है उनका प्रोडक्ट ले और वो अगर 2 की पावर बन जाए तो नंबर ऑफ रिलेशन को डिफाइन करते। तो अभी हम लोग ये बता रहे हैं कि मैं जो रिलेशन लिखूंगा उसमें से आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन हम लोग का एक फंक्शन। ठीक है, ध्यान से then identify the function। जैसे पहला
ये 4 मैंने रिलेशन डिफाइन किए बच्चों, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो देखो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ये समझने के लिए कौन सा रिलेशन फंक्शन है, तो मैपिंग इसको, मतलब दो सेट बना के। तो मैं क्या करता हूँ कि सेट ए और सेट बी बना देता हूँ, ठीक है। और फिर जो रिलेशन है हम उस रिलेशन को यहाँ पर दिखाएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो देखो सेट हो, ठीक है, बना ली सेट। अब फर्स्ट रिलेशन बनाते हैं, ठीक। फर्स्ट रिलेशन क्या कह रहा है, 1 ए के साथ जुड़ा है, 1 बी के साथ जुड़ा है, 1 सी के साथ जुड़ा है। तो हम लोग का यहाँ पर 1 ए के साथ जुड़ा है, 1 बी के साथ जुड़ा है और 1 सी के साथ जुड़ा है। उसी तरीके से हम लोग का 2 ए के साथ जुड़ा है, 2 बी के साथ जुड़ा है और 3 सी के साथ जुड़ा है। अब तुम ये आइडेंटिफाई करो कि ये मेरा रिलेशन फंक्शन है। तो पहले मुझे बताओ कि ये तो मुझे दिख रहा है कि सारे एलिमेंट किसी न किसी के साथ जुड़ रहे हैं, सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल है। अब ये हमने देखा कि हम लोग का 1 जो है वो ए के साथ भी जुड़ गया, बी के साथ भी जुड़ गया और सी के साथ भी जुड़ गया। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग का सेट ए का एलिमेंट सेट बी के 2 या 3 एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है? सोचो इस बात, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज होती है फंक्शन में कि सेट ए का एलिमेंट, एक एलिमेंट सेट बी के 2 या 3 एलिमेंट के साथ जुड़े? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने रिलेशन बताया वो फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं। अब इसी तरीके से मैं यहां पर हर एक रिलेशन को बनाऊंगा, डिफाइन करूंगा और तब चीज सेकंड। 1 ए के साथ जुड़ा है, 1 ए के साथ जुड़ा है और 1 बी के साथ भी जुड़ा है, 2 ए के साथ जुड़ा है और 2 बी के साथ जुड़ा है और 2 सी के साथ जुड़ा है। तो क्या ये मेरा फंक्शन है? मुझे तो क्लियरिटी दिख रहा है कि 3 किसी के साथ जुड़ा है और 3 अगर नहीं जुड़ा है तो फिर हम सोचेंगे क्यों आगे कि फंक्शन है ना। तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई ये भी फंक्शन। थर्ड में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोग का कह रहा है कि 1 ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ। तो यहां पर मैंने देखा कि हर एक एलिमेंट यूनिकली जुड़ रहा है बी के एलिमेंट के साथ और कोई भी एलिमेंट नहीं ऐसा बचा है जो किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो मेरा एक फंक्शन बन सकता है, क्योंकि फंक्शन की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ना। एंड लास्ट, तो 1 ए के साथ जुड़ा, 2 बी ए के साथ जुड़ा और 3 बी के साथ। तो यहाँ पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पहला तो ये कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट में नहीं है जो किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है। तो पहला तो ये कि सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल। उसके बाद हर एक एलिमेंट का एक सिंगल जो है रिलेशन है बी के एलिमेंट के साथ कि 1 अगर ए के साथ जुड़ गया तो 1 अब किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है, 2 अगर ए के साथ जुड़ गया तो वो किसी के और के साथ नहीं जुड़ रहा है, 3 अगर बी के साथ जुड़ गया तो भी किसी के साथ नहीं जुड़ा। इसका मतलब ये भी हम लोग का क्या है, एक फंक्शन। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नहीं बन सकता है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ जो है वो फंक्शन होगा। इसी तरीके से बच्चों हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा रिलेशन हम लोग का फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं। तो बच्चों हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ टर्म डिस्कस करूंगा, जैसे डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज,
प्री इमेज, ये सब टर्म जो हम लोग को फंक्शन में पढ़ने होते हैं और हम लोग का उसका एप्लीकेशन हो जाता है, यूज दिखता है। तो बच्चों आज के इतना ही। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट हो या किसी भी तरह का, तो प्लीज़ कमेंट करो, और जितना हो सके वीडियोस को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जितने बच्चे हैं बच्चों उनको एडवांटेज हो, उनको इस चीज़ का मतलब बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।